हाय बच्चों, दो बैलों की कथा के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा जाना कि दो बैल थे, हीरा और मोती। उसका जो मालिक था झूरी, वो बहुत ही ज्यादा उनसे प्यार करता था। उसका भावात्मक संबंध हो गया था पशुओं के साथ में। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी और उन लोगों को, उन जो हीरा और मोती थे, पशु दोनों बैल जो थे, उनसे बिल्कुल भी उसको लगाव नहीं था। उसने अपने भाई के हाथों उसको बिकवा दिया था, लेकिन जो हीरा और मोती थे वो वापस वहां से भागकर पैदल ही दौड़ लगाते हुए वहां वापस आ गए थे झूरी के पास में। जब झूरी के पास वो आए तो झूरी ने उनको बहुत हग किया, प्रेमालिंगन किया और उनको प्यार किया, चुंबन किया। ये देख करके जो उसकी पत्नी थी वह बहुत ही चिढ़ गई और उसने कहा कि ये तो कुछ काम चोर हैं, ये तो काम नहीं करते होंगे, इसलिए मेरे भाई के यहाँ से भाग करके आ गए। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये कहाँ तक काम करेंगे, और उसने उनको खाना देने से मना कर दिया। तो केवल वो उनको भूसा देने लगी और नौकर से कहा कि भूसा ही इसको दिया जाए, खाली न डाले। खली होता है एक ऐसा खाने का टेस्ट बना देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा अगर चपाती एंड सब्जी खाने का है या राइस एंड दाल खाने का है, तो केवल दाल दाल दी जाए, राइस नहीं दी जाए तो कैसा लगेगा। सो लाइक दैट। सो भूसा और खली दोनों दी जाती है पशुओं को, लेकिन अगर वो भूसा ही देती थी, खली नहीं देती थी, इसलिए वो बेचारे बहुत दुखी हो जाते थे। और उसने कहा झूरी ने कि तुम इनको थोड़ा सा, नौकर से कहा कि तुम इनको थोड़ा सा खली दे दो। तो नौकर ने कहा नहीं बाबा, मैं अगर इनको दूंगा तो तुम मालिकिन मेरे को डांटेगी, और जो तुम है तुम भी इन्हीं की मालकिन की ही साइड लोगे। ठीक है। तो पार्ट 2 में फिर हुआ कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने गाड़ियों में उनको लेके जा रहा था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की ओर खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। सहनशील का मतलब वो टॉलरेट कर लेता था चीजों को, और बहुत ही सेंसिटिव था हीरा। ओके। संध्या समय, शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। कल की शरारत का मजा चखाया। किसने? जो उसको लेके गया था। ठीक है, झूरी का साला वो लेके गया था, तो उसने उनको मोटी रस्सियों से बांधा और कल की जो शरारत उसने की थी उसका मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। उसके जो अपने दो बैल थे उनको खली भी दिया, चूनी भी दी, भूसी भी दी, बट ये जो दो बैल थे हीरा मोती, इसको केवल भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी थी। टिटकार मतलब प्यार से। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, मतलब जो उनका सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तो हर्ट हुई ही थी। लेकिन उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई उन्होंने। वो जो नाद था उनका बर्तन खाने का, उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया नाम था उसका, जो झूरी का साला था, गया ने बैलों को हल में जोता। हल मतलब खेतों में जो गाड़ी होती है ना, जिसके साथ पशुओं को बांध दिया जाता है और फिर वो हल चलता है। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, अगर तो दोनों पकड़े नहीं जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार मार पड़ेगी। पड़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया तो दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा है, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने कहा, समझाया, क्योंकि हीरा सेंसिटिव था, राइट, वो समझदार था। बोला, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो और गिरा दूंगा। कौन? किसको? कौन बोला? ये मोती बोला कि अगर वो मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। फिर हीरा बोला, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब उसके मन में बहुत दुख हुआ। गया आ गया था, दोनों को पकड़ के ले गया। कुशल हुई। यह ठीक था कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता।
उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा, सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर के आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब छोटी सी लड़की उनके लिए खाना लेकर के एक-एक रोटी लेकर के आई, छोटी सी। अब इतनी सी रोटी इन बैलों को क्या इससे इनका पेट भरेगा, राइट? लेकिन उनके हृदय को बहुत अच्छा लगा, उनके हार्ट को बहुत अच्छा टचिंग लगा कि एक छोटी सी बच्ची हमारे लिए खाना लेकर के आई है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो जो भैरव नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बेटी थी वो, और उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ आई थी। तो सौतेली माँ ने क्या बोला कि ये जो सौतेली माँ आई थी और उसको बहुत मारती थी, और इसी कारण से जो क्या होता है ना कि घर में जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता ना, तो वो उनको जिससे भी प्यार मिलता है वो उसी के हो जाते हैं। तो बैलों से जैसे उसको आत्मीयता, क्लोजनेस हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान उनकी जगह का नाम था, उसको बांध दिए जाते उस पर, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। मतलब वो 2 रोटी वो खाते थे और उसके बाद में वो 2-2 गाल भूसा, मतलब बस 2 गास भूसा खा लेते थे, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको उस बच्ची से प्रेम मिल रहा था। मगर दोनों की आंखों में रोम-रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वो दोनों लड़ना चाहते थे उस गया से। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, साइलेंट भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा। तो क्या करना चाहते हो मोती? एक आध को सींगों से उड़ाकर फेंक दूंगा। एक आध को मतलब 1-2 लोगों को सींगों से उड़ाकर, सींगों जो उसके उनके सींग थे, उनके जो थॉर्न थे, इसको कहा जाता है सींग। ये ठीक है, सींगों से उड़ाकर फेंक देता। तो लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमारे लिए रोटियां लाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये बोला हीरा। तो मोती बोला, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां लेकर के खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। अचानक से उस घर का दरवाजा खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, जैसे उसको प्यार करने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके हाथ सहलाए और बोली, खोले देती हूँ मैं ये जो तुम्हारी रस्सी है इसको खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। मतलब वो घर में लड़की सुन के आई कि ऐसा एडवाइस हो रहा है, घर में ऐसी मीटिंग बैठी हुई है और सब लोग ऐसा डिसीजन लिए हैं कि तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा उनको कष्ट दिया जाएगा। उसने गराव खोल दिया। गराव होता है वो जो गांठ होती है ना, जो जिस रस्सी से उसको बांधा जाता है बैलों को, उसकी गांठ को गराव कहते हैं। उस गराव को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा बोला, चले तो, लेकिन अब इस अनाथ बच्ची पर आफत आ जाएगी, है ना? अब ये जो अनाथ बच्ची है इस पर आफत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग अब इसको डांटेंगे, क्योंकि इसने ही तो खोला है हमें। अब सभी इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अरे दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने गया। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वे और भी तेज भागे। गया ने जोर शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। मतलब अच्छा, ये जो मतलब उन्होंने तो सलाह ली थी कि अचानक ये हम हीरा बोला कि अगर हम चले गए तो इस बच्ची पर आफत आ जाएगी,
और इस बीच में उन्होंने निर्णय किया नहीं हम भागते हैं, और बालिका जो थी वो अचानक से चिल्लाई, क्योंकि वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती थी ना, क्योंकि उनको भी, बैलों को भी चिंता थी इस बच्ची की। तो उसने क्या किया कि चालाकी दिखाई और खुद ही चिल्लाने लगी। तो उस पे कोई कैसे ब्लेम करेगा कि हम, मैंने ही इसकी रस्सियां खोली हैं, राइट। तो इस तरह से गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही वो कुछ, अब अकेले तो वो पकड़ नहीं पाता था उनको। तो जब दो और लोगों को लेने के लिए वो गांव की तरफ रिटर्न हुआ, इतने में वो दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा, उनको रास्ता भी नहीं पता चला कि कहाँ है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है यह राह भूल गए हैं हम। राह मतलब हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये किसने बोला? हीरा ने। ओके, ऐसी समझदारी की बात तो हीरा ही कर सकता था ना। मोती ने तो यही बोला कि तुम बेकार ही वहां से भागे, हम उसे मार डालते। दोनों भूख से व्याकुल थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर मतलब पीज, है ना, वो उसकी फसल थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले रहे थे कि कोई, देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे से खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब जब दो दोस्त बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो लड़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, ये था तीसरा दृश्य। अब दूसरा दृश्य था ये, अब तीसरा दृश्य है, अरे यह क्या, कोई सांड ढौंकता चला आ रहा है। मतलब कोई सांड आ रहा है, हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। सांड ऑल्सो काऊ का ही कास्ट का होता है, बैल के कास्ट का होता है। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, बगले झांक रहे मतलब देख रहे थे इधर उधर। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आ रही है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था, कितनी भयंकर सूरत है इसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। कौन? वो सांड। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, मतलब मैं तो जा रहा हूं, तुम यहीं मरो। और जो दौड़ाए, और अगर वो सांड तुमको दौड़ा दिया तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि हाँ, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। ये बोला हीरा। मैं आगे से रगेड़ता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। मतलब मैं आगे से उसको संभालता हूँ, तुम पीछे से उसको संभालो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम पर है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी असंगठित शत्रुओं से, संगठित मतलब एक साथ होने वाले, एक साथ खड़े हुए दुश्मनों से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही जो शत्रु होता है, उस मतलब कोई भी एक व्यक्ति से, कोई भी एक बैल से, कोई भी एक जानवर से युद्ध करने का वो अभ्यस्त था। अभ्यस्त मतलब हैबिचुअल था। दो लोगों से एक साथ उसने युद्ध नहीं किया था, और यहाँ पे थे हीरा और मोती। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर दे ही नहीं रहे थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पल्लू में, दूसरे तरफ में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर, इंजर्ड होकर भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। दोनों को लगा कि हम तो जीत गए। अब मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर बच्चा, वही सांड को बोला उसने।
हीरा ने बोला, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। जो दुश्मन गिर गया है आहत होकर के, इंजर्ड होकर, उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही नहीं। मोती बोला। हीरा बोला, अब घर कैसे पहुंचे ये सोचो। मोती बोला, पहले कुछ खा लें तो सोचे ना। फिर सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर के दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, और मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। मतलब पानी गीला था, बहुत ज्यादा पानी डाला हुआ था खेत में, तो उसमें कीचड़ हो गया था, मड हो गया था, तो उसमें उसके पैर धंसने लगे, भाग नहीं पा रहा था, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा ने देखा कि उसका जो साथी है मोती, वो प्रॉब्लम में है, तो वापस रिटर्न हो गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। कांजी हाउस उन जगह का नाम था जहां पे उनको बंद किया गया था। अब है चौथा दृश्य। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। साबिका पड़ा मतलब ऐसा मौका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, उनको खाने को कुछ भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता कि कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, मुर्दों की तरह, डेड बॉडीज की तरह। कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते थे कि कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दे रहा था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया, पर इससे क्या भूख मिटती। रात को जब रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की भावना धधक उठी। मोती से बोला, अब तो सहा नहीं जाता मोती। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो आओ दीवार तोड़ डालें। तो अब ये दीवार तोड़ने लगे अपने सींग से। मुझसे अब बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बस इसी के बूते पर अकड़ते थे, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, मतलब इतना तुम यूं ही बोलते थे। हीरा बोला, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो दीवार की एक चिप्पड़ निकल आई। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया। चिप्पड़ निकल आई मतलब दीवार जो प्लास्टर था ना, वो निकल गया। तो उसका साहस और बढ़ गया और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उस समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे मारे, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया ना। मतलब अपने शक्ति भर कर के मैंने, मेरे से जितना हो सकता था उतना तो मैंने किया ना। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। मतलब चाहे हम कितने ही रस्सियों में बांध दिए जाएं, पर फिर भी मैं जोर तो मारता ही रहूंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मार डालेंगे ये लोग। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उस जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इतना जोर से करने लगे कि मानो किसी कॉम्पिटिटिव से लड़ रहे हों। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगकर एक हाथ गिर गई। उससे दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सारे जानवर खड़े हुए और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें निकल गईं, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर मिल रहा है ना। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे।
आधी रात ऊपर से हो चुकी थी। दोनों गधे अभी भी यही सोच रहे थे कि भागें कि नहीं भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, मतलब शायद कहीं हम वापस मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम पर प्रॉब्लम आई है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्योंकि हीरा को मोटी रस्सी से बांधा था ना उस लालटेन लेकर के आने वाले चौकीदार ने, क्योंकि हीरा पहले ट्राई कर रहा था सींग से, राइट? मोती नहीं कर रहा था, तो मोती फ्री था, तो मोती ने जोर लगाया, तब वो दीवार जो है वो गिरी थी। तो हीरा अभी भी रस्सी में था। तो हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा था, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। बाड़े मतलब वो जो एरिया था जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है, उसको बाड़े कहते हैं, बाड़ा कहते हैं, बाड़ा। तो बाड़े से बाहर निकाला दोनों गधों को। किसने? मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाहर निकाला, खुद तो जा नहीं रहे थे। और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची कि इसके लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो हीरा तो पहले से ही बंधा हुआ था, अब मोती को भी बांध दिया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे हुए थे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला था। तृण मतलब तिनका भी नहीं डाला था। और एक हफ्ता हो गया था। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों बहुत कमजोर हो गए थे, उठा नहीं जाता था, ठटरियां निकल आई थी, हड्डियां। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। बाजा। दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? ये डुग्गी का मतलब होता है एक ऐसा बाजार लगता है जहाँ पे पशुओं को खरीदा जाता है, ठीक है। सहसा एक डडियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा डडियल मतलब एक दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी उस आदमी की, उसकी आंखें लाल थी और जो लगता था कि वो बहुत ही कठोर है, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में, हिप्स में उंगली गोद कर मुंशी से पूछा, उंगली लगाकर मुंशी से पूछा, बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर लग रहा था दोनों मित्र का दिल कांप रहा था। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। गया के घर से भाग्या हम भागे, अब तो हमारी जान बचेगी ही नहीं। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान, अश्रद्धा भाव मतलब उसको भगवान पे विश्वास नहीं था, बट फिर भी बोला, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या पता अब कैसे कौन बचाएगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। छुरी चला मतलब ये शायद उनको मारने के लिए ले जा रहा था। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब उनकी हड्डियां भी कांप रही थी। वो बहुत डर गए थे। बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। तभी सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल मतलब चंचल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ था। कितना सुखी था इनका जीवन, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक से उनको लगा कि ये तो रास्ता जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेके गया था ना। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता जैसे गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उनको आशा हो गई कि शायद ये जो रास्ता है वो झुरी की तरफ जाता है।
आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, अपना ही घर आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया है। नगीच का मतलब होता है, नगीच मतलब पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। सो हुआ क्या, दौड़कर थान पर चलो, मतलब उसने ये बोला कि मैं इनको मार गिराता हूँ। देखो, मैं तो अब घर भाग रहा हूँ। उसको लगा कि हमारा घर नजदीक आ गया है और वो बोला कि मैं घर भाग रहा हूँ। तो मोती बोला, नहीं, पहले मैं इसको मार गिराऊंगा। तो हीरा ने बोला, अरे मार क्यों रहे हो, भागो यहाँ से अपने घर की तरफ, तो अपने थान की ओर चलो। तो जैसे ही वो थान की तरफ पहुंचा, तो जो झूरी था वो धूप सेक रहा था, धूप में बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उनको बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कौन मित्रों? हीरा और मोती। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। कौन? वही वो जो आदमी जो उनको ले जा रहा था। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। मैं समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। डरियर बोला, ये मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग हिलाया। डडियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। रुक तो गया, लेकिन खड़ा हुआ देख रहा था कि वो वापस तो नहीं आ जाता है। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय की शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में उसको मार न बैठो। तो मोती बोला, अगर मुझे पकड़ता तो मैं जरूर मार देता। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखता हूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जा, मतलब जो अगर उसने गोली चला दी तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा ना। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में जैसे उल्लास था, खुशी थी। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो दोनों के माथे चूम लिए, मतलब उनको लगा, उस मालकिन जो झूरी की वाइफ थी उसको भी ये लगा कि देखो अब कितना भी इनको दूर किया जाए, लेकिन ये बेचारे, देखो ऐसा होता है ना कि जिसको हम अपने घर में रखते हैं, बहुत समय से पालते हैं, पोसते हैं, भले ही उससे हम थोड़े नाराज होकर के मिसबिहेव करें, लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्यार तो रहता ही है। तो जब वो लोग इतने समय तक वो लोग दूर थे, हीरा और मोती, तो जो उसकी मालकिन थी उसको भी एहसास हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे उनको खाना देना चाहिए था और अब मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो आखिरकार उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। कहानी से पूरी शिक्षा यही मिलती है ये कि एक भावात्मक लगाव, जो पशुओं, जो कि मूक हैं, जो कि बोल नहीं सकते हैं, उनके साथ हमारा भावात्मक लगाव होना चाहिए। एक, आखिर उनमें प्राण तो है ना, तो उस प्राण होने के नाते ही सही, लेकिन हमें एक भावात्मक लगाव उनके साथ होना चाहिए। हमें उनको प्यार से रखना चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, जैसा गया ने किया, जैसा उस डडियल ने किया, और जैसा वो जो इंसान था जिसके बारे में उनको पकड़ लिया, जिसके खेत में वो मटर चर रहे थे, उन्होंने 7 दिन तक उनको खाना तक नहीं दिया। तो यह व्यवहार अमानवीय है ना? तो मानवीय व्यवहार क्या है? मनुष्य होने के नाते हमें जो दूसरे पशु हैं, जो कि मूक हैं, अपने दर्द को नहीं बता सकते, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, वो सिर्फ अपने आंखों से आंसू और निकाल कर या उनके साथ अच्छा व्यवहार करके ही हम उनको समझ सकते हैं। जो पशु है वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब उसको खुशी होती है या उसको दुख होता है तो वो अपने आंसू निकाल देता है। तो उसको समझ में आता है, तकलीफ होती है,
इसीलिए इस पाठ में दो बैलों की कथा इसीलिए कहा गया है कि पूरी जो कहानी है वो हीरा और मोती दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, पाठ को सुनिएगा दोबारा से। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।